हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th वालों के लिए मैथ की बुक का सारा समझिए पूरे का पूरा सूत्र जो आपके फार्मूला है पूरे के पूरे लेके आ चुका हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करना। तो ये सारे आज मैं आपको पूरे के पूरे जितने भी आपके किताब में क्लास 10th के मैथ के जितने भी फॉर्मूले हैं सब के सब आज मैं आपको बता दूंगा। आप लोग याद कर लीजिए। अगर आप लोग 2025 के बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है अभी आपके चैप्टर 4 तक है, छोटे चैप्टर के। इसके बाद मैं आगे के चैप्टर बताऊंगा, पूरे के पूरे आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो हर सूत्र को, हर फॉर्मूले को आपको अच्छे से तैयार करना है। आपको समझिए एकदम याद कर लेना है। कोई भी चैप्टर का सवाल लगाओ तो आपको इस वीडियो के सारे फॉर्मूले याद होंगे, तो समझिए आपका कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। देखिए, ये हमारा पहले चैप्टर का फॉर्मूला कौन सा है, सूत्र, ये आपके संख्या पद्धति के जो आपके चैप्टर है उसका है। तो क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मैं जैसे पढ़ रहा हूँ आपको पढ़ना है और साथ में याद करते चलना है। फिर फॉर्मूला सेकंड कौन सा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, HCF गुणे LCM, जिसको क्या बोलते हैं, मासा गुणे लासा, या इसको बोल सकते हैं लासा गुणे मासा। और दो संख्याओं में आपकी कौन सी हो सकती है, दो संख्याओं में आप चाहे तो बोल सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा या मासा गुणे लासा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा जो आपका फॉर्मूला है वो कौन से चैप्टर सेकंड का है, सेकंड चैप्टर का। ये आपका कौन से सेकंड चैप्टर का है। तो देखिए, शून्यकों का योग बोले या फिर पूछे मूलों का योगफल या शून्यकों का योग। अगर ये दोनों चीज आपसे तो पूछे तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। और -b कौन सा होता है, जो -x का गुणांक होता है, -x का गुणांक बटे x का गुणांक। फिर देखिए फॉर्मूला आपका फोर्थ कौन सा है, शून्यकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा। तो इसका आपका क्या हो जाता है, C/a। तो C में आपका कौन सा हो जाता है, अचर पद, कांस्टेंट पद आपका हो जाता है। और A में आपका जो अपॉन में है वो क्या हो जाता है, x स्क्वायर का गुणांक। तो आप लोग ये भी समझ लीजिए, जैसे ax² प्लस bx प्लस c आपका क्या होता है, द्विघात समीकरण या आपका बहुपद का समीकरण होता है। तो इसी समीकरण में आपका देखिए -x का गुणांक जो होता है वो आपका होता है फिर x² का गुणांक। x का गुणांक किसमें आपको बोला गया, x का गुणांक। तो x का गुणांक कौन सा है, ये जो भी आपको आगे अक्षर दिए रहे हैं x के साथ वो क्या होते हैं, उसके गुणांक होते हैं। वैसे सेम इसी में अचर पद आपका c हो जाता है जिसमें x साथ नहीं होता। फिर फोर्थ क्या है, केवल एक हल। ये आपका चैप्टर 3 से आता है। जब आपकी कोई प्रतिच्छेदी रेखाएं रहती हैं तो उसमें पूछते हैं या आपको पूछे जाते हैं कितने हल होंगे इसके। तो आपको एक समीकरण दिया जाता है, समीकरण से आपको निकालना होता है कितने हल होंगे। तो केवल अगर एक हल होते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर आप लोग ऐसे a1/a2 b1/b2 लिखेंगे तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी। सेम इसी तरह अनंत हल कब होंगे, जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। संपाती रेखाएं जब होंगी तो उनके कितने हल होंगे, अनंत हल। संपाती रेखाएं क्या होंगी, जो एक दूसरे के ऊपर होंगी। और प्रच्छेदी रेखाएं क्या होंगी, जो एक दूसरे को काटेंगी। फिर सेम इसी तरह कोई हल नहीं, कौन सा, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 इज नॉट इक्वल टू c, मतलब नहीं बराबर है c1/c2। मतलब ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर होंगे लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होंगे। तो आपकी कौन सी रेखा होगी, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा के कौन से हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे। अगर समांतर, तो समांतर रेखा होती कौन सी है, ये जो आपकी एक दूसरे के समांतर मतलब चलती है। तो प्रच्छेदी रेखाएं में एक हल, मतलब एक बार काट रही है। संपाती रेखा में क्या होता है, वो समझिए यहाँ से वो एक दूसरे के ऊपर चलते हैं तो उनके अनंत हल होते हैं। जहाँ देखें तो वहाँ वो एक दूसरे को काट।
और समांतर हल में एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रही, तो इसके एक भी हल नहीं होते, कोई हल नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स हमने 3 चैप्टर के सारे देख लिए। अब हम आते हैं 4th चैप्टर से, चालू करते हैं द्विघात समीकरण से। तो आपका इसमें कौन सा है, विवितकर। विवितकर क्या होता है, डी बराबर आपका सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। और यह सूत्र निकलता है कहाँ से, b² - 4ac। यह सूत्र निकलता है कहाँ से, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र से जब हमें मूल निकालना होता है द्विघात समीकरण, अगर हमारा ax² + bx + c का अगर हम मूल निकालने के लिए इसका गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड विधि से अगर नहीं हल होता तो हम किसका प्रयोग करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र का। और इसका प्रयोग करने पर हमारा ये सूत्र बनके तैयार होता है कौन सा, -b ± √b² - 4ac/2a। तो अंडर रूट में ये जो b² - 4ac है, इसके बराबर क्या होता है आपका, d होता है, जिसको क्या बोलते हैं, विवितकर। अगर आपसे निकालने को पूछा जाता है तो आप ये सूत्र लगा सकते हैं, b² - 4ac। इसमें आपके क्या होते हैं, मूल जो होते हैं वास्तविक, अगर 0 मतलब ये जो है इसको हल करने पर 0 के बराबर आए तो मूल क्या होंगे, जो आंसर निकलेगा वो समान होंगे, क्योंकि 2 मूल द्विघात समीकरण में कितने मूल निकलते हैं, 2 मूल निकलते हैं, तो दोनों समान होंगे। अगर इसका मान 0 से छोटा आता है तो क्या होंगे, काल्पनिक। अगर 0 से बड़ा आता है तो वास्तविक। फिर आगे बढ़ते हैं, द्विघात समीकरण जब मूल दिए हो, जब आपको मूल दिए हो, जैसे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल जब आपको पता हो, तो आपको द्विघात समीकरण ऐसे बनाना हो, तो बनाने के लिए क्या होता है, x² - मूलों का योग इंटू में x है प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये आपका क्या हो जाता है, आपका एक समीकरण तैयार हो जाता है, x² - मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। फिर आगे बढ़ते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का यनवा पद, अगर समांतर श्रेणी का यनवा पद निकालना हो तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। ए क्या होता है, ये आपका होता है प्रथम पद, क्या होता है, प्रथम पद, जो पहला पद दिया है। एन क्या होता है, जो पूरी मतलब कि nवां पद कौन सा पद निकालना है, जैसे 6वां पद 7वां पद, तो वहाँ पे n का मान रखते हैं। वैसे डी आपका क्या होता है, डी आपका होता है सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है, पहले पद में से मतलब T2 - T1 में जब घटाते तो हमारा डी निकल के आता है सर्वांतर। फिर आगे बढ़ते हैं अंत से यनवा पद। यह आपका था यनवा पद कौन सा, शुरू से, आगे से। तो अगर आपको अंत से यनवा पद पूछे तो अंत इसमें कुछ नहीं चेंज करना, बस Tn बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए, पहले पद की जगह आपको अंतिम पद रखना होगा, L बराबर अंतिम पद, सेम उसी तरह n-1 इंटू डी, और L माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या था प्लस था, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। फिर उसके बाद n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग अगर पूछ ले तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट लगा के 2a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। ये आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये नहीं तो आप लोग ये भी 1/2 n इंटू ए प्लस यल, ये भी आप सूत्र यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आपका त्रिकोणमिति का चैप्टर है, उसका मैं वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ क्योंकि वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, और उसके कुछ लंबे लंबे सूत्र जो आपके फॉर्मूले हैं वो सारे हैं, तो उसका मैंने पहले वीडियो डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो वहाँ से आप उसका त्रिकोणमिति के सारे सूत्र क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके त्रिभुज के देखते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, जिसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका इसी में, इसमें कोई भी आपका फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ यही है आपका, जिसको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं। तो वृत्त का आपका चालू होता है, वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो यही सब जो मेन फॉर्मूला है वो यहीं से स्टार्ट होता है। कहाँ से, यहीं से। जो त्रिविमीय ज्यामिति के फॉर्मूले ये वही मेन आपके फॉर्मूले हैं। तो देखिए वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या r है उसका अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका व्यास हो जाएगा। d बराबर क्या होता है, 2 इंटू आर, डी आपका क्या होता है, व्यास होता है, और r आपका क्या होता है, त्रिज्या वृत्त की। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि पूछे या फिर परिमाप पूछे, वृत्त की परिधि पूछे या फिर परिमाप पूछे तो क्या लिखेंगे, 2πr। 2πr, पाई का मान कितना होता है सबको पता होगा, 22/7, क्या होता है 22/7 या फिर 3.14, ये भी आप लोग लिख सकते हैं पाई का मान। बाकी 2 इंटू पाई और r बराबर आपको पता है त्रिज्या। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया, तो ये आपका क्या हो जाता है, πr²।
पाई आपका मैंने बता ही दिया, आर आपका क्या है, त्रिज्या का स्क्वायर। फिर आपको पूछे तो वृत्त का वलय का क्षेत्रफल। वलय क्या होता है, जैसे कोई वृत्त है तो जो खोखलाकार वृत्त होते हैं जिनके बीच में छेद होते हैं, तो उनकी जो मोटाई की परत होती है, बीच में जैसे छेद है, बीच में होल है, कुछ भी नहीं है इसकी, खाली, और साइड की जो मोटाई की परत होती है, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वृत्त के वलय का क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, अंदर की जो होती है वो r1 की त्रिज्या हो जाती है, इसमें 2 त्रिज्या, और ये आपका r2 त्रिज्या, और पाई का पाई मान। आपको सब पता हो गया, वृत्त का व्यास भी पता हो गया। वृत्त की परिध क्या होती है, जो आपके साइड के परिमाप जो होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के अंदर के जितनी भी एरिया होती है वो। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे के देखते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग घनाभ से देखते हैं, किसका, घनाभ का। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट लगा के एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो एल क्या होता है, एल आपकी लंबाई होती है, बी क्या होता है आपकी चौड़ाई ब्रेथ, और क्या होता है एच आपका क्या होता है ऊंचाई, हाइट जिसको बोलते हैं। तो 2 ब्रैकेट लगा के एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और इन सब का गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो आपका क्या निकलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर घनाभ का आयतन पूछे तो क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच आपका क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो विकर्ण, घनाभ का विकर्ण पूछे तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में। फिर आगे बढ़ते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन क्यूब का, तो इसका क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ए आपकी क्या है, ए आपकी भुजा है, क्या है, भुजा। ए आपकी क्या है, भुजा है। भुजा की माप क्या लिए हम, तो ए लिए, तो 6a स्क्वायर वर्ग मात्र। फिर अगर हम घन का आयतन देखें तो क्या हो जाएगा, 6a क्यूब। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में फर्क क्या है, ये a स्क्वायर है और ये a क्यूब है, और मात्रा क्या हो जाएगा, घन मात्रा। फिर विकर्ण देखेंगे, घन का विकर्ण तो अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है आपका मात्रा है। फिर लंबवृत्तीय बेलन पे आते हैं, तो इसका लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ जो होता है 2 पाई आर एच। उसके बाद आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। साथ में याद करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे समझिए, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं इसी चैप्टर से आते हैं। आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। फिर शंकु लंबवृत्तीय वक्र पृष्ठ, शंकु के मतलब लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ, लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ, तो पाई आर एल। पाई आपका क्या हो गया, पाई आपकी जो मैंने बताया 22/7, या इसको रख दें, आर बराबर त्रिज्या, एल आपकी लंबाई। फिर आयतन, लंबवृत्तीय शंकु के आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। फिर तिरछी ऊंचाई अगर आपसे पूछ ले, शंकु जैसे कौन सा शंकु है, ये शंकु है, शंकु की ये जो तिरछी ऊंचाई होती है इसको एल बोलते हैं। तो एल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। इसके बीच में जो आपका ये क्या है, आर त्रिज्या, और एच स्क्वायर, इसकी जो पूरी लंबाई होगी उसका तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे तो आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अगर गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर। फिर अर्धगोले का आयतन देखेंगे तो अर्धगोले और गोले में क्या फर्क है, ये आपका 4 है, ये 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे क्या आपका क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। और ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मैंने सारे के सारे आपके जो ऑल फॉर्मूलाज का वीडियो था वो कंप्लीट कर दिया है। जो आपके 1-2 चैप्टर के बच रहे उसको मैं अलग से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छे लगे हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।